हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2। देखिए, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन होते क्या हैं या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको राय दूंगा कि क्लास 11th में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा समझे। इनवर्टिबल फंक्शन, a function is invertible if and only if f is 1 1 and on 2। यानी फंक्शन हमारा 1 1 और on 2 होना चाहिए, तभी वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा। इनवर्स ऑफ f, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो उसको हम f इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको हमने क्या किया, एफ के लिए हमने एक यहाँ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं। कोई एक एफ है जिसमें क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू हमारा है वो 3 है, एफ बी इज इक्वल टू है वो हमारा 1 है, और एफ सी हमारा जो है वो हमारा क्या हो गया 2 है। तो हमने इसके लिए एक ये डायग्राम बनाया और इसमें क्या किया, हमने इस तरीके से इसको मैच कर दिया। इसमें अगर आप देखें तो ए मैप कर रहा है 3 से, बी मैप कर रहा है 1 से, और सी मैप कर रहा है 2 से। यानी डोमेन का ये डोमेन होता है, इसको डोमेन कहते हैं, और ये क्या होता है, ये कोडोमेन होता है। डोमेन का प्रत्येक अवयव इसके एक ही अवयव से केवल मैप कर रहा है। तो यानी क्या करेंगे, मैपिंग हमारी कैसी हो गई, 1 1 मैपिंग हो गई। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो साथ ही साथ इसमें जो क्या है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो डोमेन की प्री इमेज ना हो। तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 ऑन टू है तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब देखिए, अगर इसी को हम अगर एफ इनवर्स के लिए देखें तो एफ इनवर्स में क्या होगा, जो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे डोमेन के। अगर हम इसको देखें, ये अगर इसको देखें तो एफ इनवर्स ऑफ 3 अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ 1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही एफ इनवर्स ऑफ अगर सी देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 2 देखेंगे, इसको देखें हम, इसको एफ इनवर्स ऑफ 2 देखें तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि अगर 1 1 था और ऑन 2 था तो इसको इनवर्स दिखाया जा सकता था, इन्वर्टिबल था। लेकिन अगर इनवर्स नहीं होगा तो फिर सॉरी 1 1 नहीं होगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल और ले तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अगर कोई हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लें। अब इस फंक्शन को हम देखें, इस फंक्शन को अगर देखें तो अगर इसको भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करें, ये देखिए, तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 1 मैप कर रहा है 1 के साथ, 2 मैप कर रहा है 2 के साथ, और 3 मैप कर रहा है 3 के साथ। यानी सारे अवयव एक से एक का ही संबंध है यहाँ पर, और कोई भी एलिमेंट यहाँ अगर इसका अगर हम बात करें कोडोमेन में खाली नहीं है। तो कैसी मैपिंग हो गई, ये मैपिंग हमारी हो गई आके 1 1 ऑन 2। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप कहोगे ऐसे सभी हो जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लें, इसी को एक और एग्जाम्पल यहाँ हम ले लें, इसको देखें, एक और एग्जाम्पल ले लिए। अगर इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स इसमें भी वही रखिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर के हिसाब से बनाएंगे इसको यहाँ पर, और इसमें थोड़े ज़्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे हमको, ये ले लें। तो यहाँ अगर हम ले लें 1 2 3, सपोज 3 रखें, कोई बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, वैसे स्क्वायर आना है। यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए, अगर 1 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 से ही होगा। 2 देखें, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4।
2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो इस ये 1 1 मैपिंग तो है, 1 1 से बिलोंग कर रहा है। इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर अगर ये इंटीजर्स में ले लेंगे तो फिर ये 1 1 मैपिंग भी नहीं रहेगी। 2 4 से हो रहा, 3 9 से हो रहा, तो 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट जो हैं ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। तो 1 1 तो है, 1 1 मैपिंग है ये, 1 1 मैपिंग बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू यानी अगर हम बात करें तो ये इनटू मैपिंग हो गई। तो इसका जो है फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, देयर आर मेनी फंक्शंस विच आर नॉट 1 1 ऑन टू और बोथ। जैसे ये 1 1 था ऑन टू नहीं था, ऐसे हो सकते हैं 1 1 भी ना हो ऑन टू भी ना हो। सो वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स ऑफ दोज फंक्शंस। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो 1 1 और ऑन टू नहीं होते हैं। क्यों? अगर आप देखें, अगर साइन इनवर्स साइन में अगर आप देखें तो अगर 1/√2 ले लिया तो 1/√2 अगर आप देखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू होती है, फिर आगे ऐसे बहुत सारी और हो जाएंगी, तो उसका आप इनवर्स आप नहीं ले पाएंगे और वो 1 1 नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करें? अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस ले आए, प्रतिबंध लगा दें इसके डोमेन और रेंज में, तो क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस ये चैप्टर थोड़ा सा पिछले चैप्टर जो आपने पढ़े मैट्रिसेस पढ़ा है और आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है उनकी तुलना में ये टिपिकल है। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स भी हैं, अगर हम ग्राफ के थ्रू चलेंगे भी तो आपको फिर बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा और चैप्टर बहुत टिपिकल हो जाएगा। और अगर आपने आर डी शर्मा या कम्पिटिटिव बुक से और कोई और उठा के देखें तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने कहा ना कुछ प्रतिबंध लगाते हैं उसके डोमेन में, तो क्या होगा? जैसे -π/2 से π/2 ले लें अगर साइन, तो इसमें क्या होगा? ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। ऐसे ही और भी रेंज होंगी उनमें भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अभी एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को ही हम बेस बना के आगे चलते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ टेबल समझनी होगी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग 11th में पढ़ा था रेंज और डोमेन के बारे में। तो देखिए यहाँ अगर आप देखें तो इसको पहले देखें, ये जो दिया गया है ना साइन फंक्शन, यहाँ पे साइन फंक्शन दिया गया, ये यहाँ पे जितने भी दिए गए ये डोमेन है ना? और जो इस तरफ दिखाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। तो साइन फंक्शन जो है उसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और उसका रेंज जो होगा कितना भी साइन के लिए आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई थीटा इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, एक्स इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, या चाहे 30 डिग्री ले लीजिए, चाहे 45 ले लीजिए, चाहे 180 ले लीजिए, चाहे आगे कितना भी ले लीजिए, लेकिन इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में होगी। उसका जो साइन का ग्राफ होता है वो अगर आपने देखा है, मैंने बताया था आपको, तो वो कितना होगा? -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ऐसे ही कॉस अगर देखें तो इसका भी डोमेन जो होगा वो आर है पूरा, और लेकिन ये जो वेरी करेगा ये भी -1 से 1 के बीच में करता है। tan के लिए डोमेन क्या होगा? आर माइनस, ये एलिमेंट हम निकाल देंगे 2n+1 π/2 n बिलोंगिंग टू चाइल्ड। क्यों निकाल देते हैं? कि ये इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि इन पे जो है हमारा tan डिफाइन नहीं होता, क्या होगा? इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट आएगा तो फिर आप रख नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ कर लेते हैं कॉट के लिए भी, क्योंकि कॉट क्या होगा? कॉट अगर आप लिखेंगे तो कॉट x इक्वल टू या कॉट थीटा इक्वल टू क्या करोगे? आप लिखोगे cos x ओवर साइन x। तो इसमें साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? साइन एक्स आपको मालूम है, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई एन पाई, यानी तो एन पाई पे जीरो होता है, तो वो वाले एलिमेंट निकाल दिए जाते हैं इसके डोमेन से आर माइनस वही एन पाई, एक्स इज सच दैट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये निकाल दिए हमने, तो इससे क्या हो गया? फिर ये डिफाइन हो जाता है फंक्शन। यही काम सेक के लिए, सेक में भी वही, जो सेक क्या होता है? 1/cos होता है। सेक अगर हम लेके चले, इसको अगर लिखेंगे सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा? 1/cos एक्स। तो आपको देखना हो कॉस कहाँ कहाँ नहीं डिफाइंड होता है, तो कॉस इन पर डिफाइंड नहीं होगा, 2n+1 π/2। तो इसको निकाल दिया, रेंज इसकी जो होगी वो वही होगी r माइनस माइनस 1 ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। ऐसे ही कॉसिक देखें तो कॉसिक में साइन देखिए कहाँ डिफाइन नहीं होता, साइन n पाई पर डिफाइन नहीं होता है आपको,
पता है कि 1 आएगा तो साइन सॉरी एन पाई पर जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो फिर कॉसिक क्या होगा, कॉसिक अगर आप लिखेंगे तो कॉसिक एक्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/sin x आएगा। और साइन एक्स जीरो जीरो कहाँ पे जीरो होगा, एक्स इक्वल टू एन पाई पे। तो एन पाई पे फिर कॉसिक डिफाइन नहीं हो पाएगा, और जब डिफाइन नहीं हो पाएगा तो फिर ये निकालना पड़ेगा उसके डोमेन से, और ये ले लेंगे। अब जैसा कि अभी हमने आपको अभी अभी बताया कि क्या होता है, तो रेंज आपकी जो होती है वो बदल जाती है। तो रेंज अब यहाँ पे जो रेंज है वो अब आगे वाले के लिए, यानी जो एलिमेंट को डोमेन के हैं उसको हम ले लेंगे इनवर्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करें जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर हम उसको करें तो वो क्या हो जाएगी, वो डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। और आपको ये और लर्न करना पड़ेगा, आगे जो टेबल है इसको ध्यान रखिए, क्योंकि बिना इसके अगर आपको ये नहीं देख पाएंगे तो नहीं लग पाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो प्रतिबंध हम लगाते हैं उनके थ्रू उनमें क्या हो जाए, फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो जो साइन एक्स है, जो हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है साइन एक्स है, साइन इनवर्स फंक्शन की बात अभी हम करें तो वो क्या होगा, वो इन्वर्टिबल हो जाता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि इसी के बीच में होगा, इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज दी गई हैं लीस्ट, ये हमारी कह रही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। यानी ये जो है इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। आपको ध्यान रखना होगा वैल्यू हमारी इनके बीच में आए, अगर इनके बीच में नहीं आती है तो फिर उसको हम चेंज करके बनाते हैं तब लेके आते हैं, यानी डायरेक्ट फिर आप नहीं रख पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात आपकी करें कि ये अगर हम इसको लेके आए, ये यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको लेके चले तो ये कितना होगा, हमारा एक्स होगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि ये हमारा एक्स जो है वो π/2 और -π/2 से π/2 के बीच ही होना चाहिए। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा, वो भी एक्स होगा, लेकिन वो किसके बीच में होना चाहिए, एक्स हमारा 0 to π के बीच में। ऐसे ही कॉसिक के लिए, ऐसे ही सेक के लिए सेम, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उसमें सेम यही काम करेगा। अगर इसी को ये भी यही होगा साइन में, और इसका रिवर्स अगर हम ये लिखें साइन साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी एक्स होगा। लेकिन कंडीशन इसमें भी होगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स का है तो इसमें क्या लिखेंगे आगे, इफ माइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा आपका, -1 से +1 के बीच में। तो कहीं भी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स दिखे, कॉस कॉस, हालांकि एनसीईआरटी में अभी केवल क्वेश्चंस ही वो है जिसमें आपकी यही जो कहना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज अधिकतर लगी है। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिनमें इसके बाहर हम लोग गए। इसके साथ ही साथ आपको देखिए एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी होगी। एक तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कहीं अगर हमने दिया है बाई इक्वल टू, सपोज दैट हमने ये मान लिया लेट साइन इनवर्स एक्स, तो आप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बाई इज इक्वल टू एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, वो ये ध्यान रखेंगे कि आप इसमें अंतर करना समझें, यानी साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकती। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स लिखा और वो उसको 1/sin एक्स लिख देते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ साइन एक्स होल का इनवर्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं 1/sin एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean that principal value branch of that function हमको लेना होगा। यानी अगर नहीं दिया गया है, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो फिर हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करनी होगी। तो उसके बाद अगर हम और करें, द वैल्यू ऑफ एन ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज नोन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि ये पहली क्वेश्चन अगर अब आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यूज आपसे पूछी जाएगी, तो प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब ही वही होगा जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में आए। तो बाकी जैसे हमने आपको बताया कि साइन हो कॉस हो जो भी है वो क्या होगा,
उनके बहुत सारे उसमें वो हो सकता है 1 1 ऑन 2, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको लेंगे नहीं, हमें केवल यही वाली वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है ये दीज आर इम्पोर्टेंट, केवल यही इन्हीं में अगर आता है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब आप एक्सरसाइज पे आइए। जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना है फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दे आर वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, कतई कंफ्यूजन नहीं है। ये थोड़ा सा आपके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ये दिया गया है, साइन इनवर्स -1/2 को आपको निकालना है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने जैसे ही आपसे कहा कि ये पहले क्वेश्चन है, तो इसको लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 लिख देंगे। अब जैसा आपको बताया गया कि अगर इसको क्या करें तो साइन y कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब आपको ये देखना होगा कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये होती है हमारी साइन π/6 की। अब इसको कंपेयर करने के लिए क्या करें, माइनस अंदर लिए जाए, -π/6। तो अब आपको ये देखना होगा कि -π/6 जो है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए इसकी साइन की क्या है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, वो होती है हमारी -π/2 से, सॉरी माइनस लगा है ये, चलो आगे लगा देते हैं इसको, हाँ, -π/2 से π/2 के बीच। अब आपको ये देखना है कि क्या ये -π/6 है इसके बीच आता है, बिल्कुल आता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। कोई डाउट आपको, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लीजिए क्या करना है, जो भी दिया उसको बाई मान लीजिए। बाई मानने के बाद जो भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सेट्रा जो भी दिए गए उसको ट्रांसफर कर लीजिए। फिर आप देखिए वो वैल्यू उसमें कहाँ पे आती है, वैल्यू रखिए और उसको चेक कर लीजिए, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने आपको बताया उसके अंतर्गत आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो कन्वर्ट करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैंने आपका लिखा कॉस इनवर्स √3/2, इसको लिखते हैं √3/2। इसको निकाला, सेम पैटर्न देखिए, एक एक स्टेप उसी तरीके से चलेंगे। यानी क्या करना, लेट हमने लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, इतना ले लिया। अब क्या करना है, कॉस को इधर ले आइए, यानी लेके आए कॉस y इज इक्वल टू √3/2। हमने आपसे कहा अब आपको ये देखना होगा कि √3/2 किस में आता है, कॉस में कौन सी वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली कॉस 30 की होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप यहीं पे लिख सकते हैं। तो ये इसको यहीं पे लिख दिया हमने, कॉस π/6। तो cos π/6 हो गया। तो π/6 जो है, क्या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है कि नहीं, 0 टू पाई के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, ये जो निकल के आया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू आप लिखना चाहे फिर से आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अगर आप लिखेंगे √3/2 की, तो वो कितनी हो जाएगी, π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। और देखें, एक और देख लें, दूसरे के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो 4 में भी कोई खास चीज नहीं है। ये दिया गया सेम एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेन इनवर्स माइनस का √3, तो प्रोसेस वही, लेट
y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस का √3। tan को इधर ले आइए, यानी आप लेके आए tan बाई इज इक्वल टू माइनस का √3। फिर देखिए tan में किसका होता है ये, tan बाई इज इक्वल टू √3 आपने देखा, तो किसका होगा 6 की, यानी tan पाई बाई 3। फिर इसको अंदर ले गए माइनस को, तो ये कर दीजिए हम tan माइनस का पाई बाई 3। अब फिर आपको देखना है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये हमें देखना है, इस पे फोकस करना, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 से, कहाँ तक था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसको हमने लिख दिया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई। तो देखिए इसमें निकल के आया, तो निकल के आ गया, यानी इसके अंतर्गत है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस पाई बाई 3। सिंपल है, बहुत आसान है। आप इसके बाद एक और देख लीजिए, आप अगर फिफ्थ देखना चाहें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो होगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए इसको कॉस में है, तो वही चीज है, कोई खास चीज नहीं। अब की बार हम पहले से ही लेट कर लेते हैं, आप क्वेश्चन देख लें। लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये कितना आया, ये आया हमारा बाई आया, तो हम कितना लिख सकते हैं, कॉस बाई इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब आप ये देखिए -1/2 किस में होता है, -1/2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो ये इसको, ये हम जानते हैं ये कितना होगा, माइनस का कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो इसको अगर हम लिखेंगे, माइनस गायब करेंगे तो कैसे होगा ये, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिनको याद हो, कॉस 2 पाई बाई 3। अब ये जरूर देखना है कि 2 पाई बाई 3 जो हमारा निकल के आया, वो क्या 0 टू पाई के अंतर्गत है कि नहीं। अगर 0 टू पाई बाई के 0 टू पाई के अंतर नहीं है, जो इसकी रेंज है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। आगे एक क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएगा तो सब समझाएंगे। मतलब आपको ध्यान यही देना है कि ये जो है 2 पाई बाई 3, ये ध्यान देना है कि ये बिलोंग करना चाहिए जो भी हमारा रेंज है, तो ये कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2 पाई बाई 3। सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक एक करके लगाते जाइए, जो ना लगे तो फिर बताएंगे हम आपको। अब आप क्या करिए, इसको आगे चले, और सेम क्वेश्चन है, 10 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11th देखें, तो 11th में जब आप देखेंगे तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी 11th क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप देखें तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज tan इनवर्स 1, हम शॉर्ट में ही करेंगे, बहुत नहीं, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये है। तो देखिए आपको करना ये चाहिए कि एक एक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो डिस्कस कैसे, जैसे हम इसको लेके चले, नाउ tan इनवर्स 1 की बात करें, तो tan इनवर्स 1 की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, पाई बाई 4। ऐसे ही हम यहाँ बात करें तो ये कितना है, cos इनवर्स -1/2। डायरेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने निकाले थे, ये तो पिछला ही क्वेश्चन था अभी हमारा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 किया था, और वो कितना निकला था, 2 पाई बाई 3 निकला था।
और वो रेंज में था हमारा, निश्चित रूप से रेंज में था कितना, 0 टू पाई के। और इसके बाद हमने देखा था साइन इनवर्स, ये भी शायद कर चुके हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो ये कितना आया था, π/6 आया था। अब आपको केवल इतना करना है, यानी इसको अगर लिख दें tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 is equal to how much, put the value of each, π/4 plus 2π/3 plus π/6। एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये माइनस होगा, सॉरी, ये वैल्यू जो आई है ये माइनस की π/6 होगी। ये भी हम लोगों ने लगाया था तो -π/6 आई थी। तो हम क्या करें, ये यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, यानी इसको लगाइए माइनस। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें तो ये कितना आएगा, 12, और इसका करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 3π प्लस 8π और माइनस का 2π। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये हाउ मच, दिस इज 9π/12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा 11 का। 12 देखें तो 12 भी सिमिलर, कोई खास डिफिकल्टी है ही नहीं। 12 देखें, 12 कितना हो जाएगा, ये आया cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू अभी हमने देखी, ये π/3 प्लस 2 इंटू π/6। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, π/3 प्लस π/3, यानी कितना हो जाएगा कुल मिला के 2π/3। तो ये इस तरीके से हमारा 12 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग 13 देखें। 13 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल इतनी बात कही गई कि एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में हमसे जो बात कही गई वो ये बताया गया है, साइन इनवर्स कहा गया है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में क्या करना है, यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y जो है वो अगर है तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो y किस में बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग करना चाहिए -π/2 टू π/2। इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन -π/2 लेसर इक्वल टू पाई इज लेसर इक्वल टू π/2, करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका दिया होगा, कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसको आप बना सकते हैं, देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या किया, ये लिखा हमने कितना है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। जिन लोग ना समझ आए इसको पूरा पूरा करें। तो ये तो आपको पता है किसकी वैल्यू होगी, π/3 की, माइनस ये π/3 की वैल्यू है। तो साथ ही साथ देखें ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना निकल के आएगा, 2π/3। तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का π/3। रेस्ट जो क्वेश्चन के रहेंगे उनको आप सॉल्व करके देखिए, सेम सिमिलर है, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप लगाते जाइए। ये थोड़ा सा उससे जो आपने अभी जो मैट्रिसेस कर रहे थे या डिटर्मिनेंट कर रहे थे वो थोड़ा सा आसान थे, हल्के फुल्के टॉपिक थे, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। तो वो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी थोड़ी सी रहेगी, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसमें जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, अगला जो है इसका टॉपिक उसको हम करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो अगले वीडियो में हम आपको देंगे।
क्योंकि ये फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा और जब तक आप पढ़ नहीं लेते हैं इतना, फिर आगे फ़ायदा भी नहीं करेगा आपको। तो इतना कंप्लीट करिए। आई होप कि आप जल्दी से कर पाएँगे इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व